और हम लोगों तो जब वो उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई तब भी कहा था कि रेल जिहाद है, ये किसी जिहादी का ही काम है इस पर। तो ये जो साजिश थी, इसमें मदरसे के साथ साथ ये रेल कर्मचारियों को भी शामिल करने की कोशिश थी। तो मदरसों के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी निपट रहे हैं, वही एक तरीका है कि इनको बुलडोज कर देना चाहिए, जला देना चाहिए बुलडोजर इनके ऊपर। तो उस समय जो आतंकवादी मरा था खुर्शीद अहमद, वो भी मदरसे का छात्र था। वो मदरसे का छात्र था रायबरेली के, वो अली मियां जो यहाँ का बहुत बड़ा मौलाना है, उसका घर का। सर, हम लोग लगातार एक विषय पे चर्चा करते रहे पिछले दिनों, पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से। एकाएक इस भारत में रेलवे पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर रख देना, सरिया रख देना, विस्फोटक सामान रखना, सिलेंडर रखना, यूं ही नहीं था। उड़ीसा में आपने, मुझे लगता है कि पहली बार इस नैरेटिव को दिया कि एक जिहादी साजिश है, जब पहली बार उड़ीसा में हुआ। मुझे लग रहा है 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लगभग 2 साल का समय हो गया। ये ठंड की समय थी। नहीं, हाँ, जून था मेरे ख्याल से, जून था मनी जी, जून 2023। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, 1.5 पौने 2 साल का समय हो चुका है ये शुरू होते होते। और ये इस कदर हुआ, कैसा लगा, रेगुलर हो गया। और आमतौर पर एक ही समुदाय के लोग पाए गए उन्हीं इलाकों में जहां पर जो रेलवे पटरी के किनारे जो बसाया गया एक कौम को है। और वो चीजें हमेशा ही, लेकिन सरकार की मजबूरी रही कि खुल करके नहीं कहा सकता। अब तो एसआईटी रिपोर्ट, एनआईए अखबारों में छप करके सामने आ गया है कि कैसे इस तरह की ट्रेनिंग मदरसों में दी जा रही है, कि कैसे रेलवे पटरी पर कि रेल जिहाद, किसान वाला खेल के बाद, शाहीन साजिश के बाद ये देश भर में रेल जिहाद। साजिश पे आते मनी जी, उससे पहले जरा वो दिखा दीजिए खबर कि 1 अप्रैल 2023 को जो रेल मंत्री ने सदन के अंदर कहा था, वो सबसे चौंकाने वाला। उसके बाद आते हैं कि कितनी बड़ी और भयानक साजिश थी कि अश्विनी वैष्णव ने अंदर बताया था सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में कि 334 केसेस ऑफ अटैक ऑन ट्रेन सिंस 2018, यानी 2018 से 1 अप्रैल 2023 तक जो ट्रेन पलटाने की कोशिश हुई थी, वो जो थी 334 कोशिशें हो चुकी थी। ये 2023 अप्रैल 2023 का। और उसके बाद हम लोगों ने देखा, ये दर्शक समझ लें कि आगरा इन द लास्ट 5 years till 2022 a total of 334 cases of attacks, sabotage on train have been registered in the country, revealed the data shared by the railway minister Ashwini Vaishnaw in the parliament recently. According to the data, out of the 334 cases of attacks on trains in the last 5 years, 83 were reported in 2000, वो साल का कि 83 in 2018, 66 in 2019, 45 in 2020, and 59 in 221, and 81 in 222। तो ये गौर करिए कि लगातार 334 केस हो चुके थे। और इस साल तो हम लोगों ने किस तरह से देखा है, हम लोग उससे कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं कि कम से कम 100 कोशिशें तो इसी साल हुई हैं, और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। और हम लोगों तो जब वो उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई तब भी कहा था कि रेल जिहाद है, ये किसी जिहादी का ही काम है इस पर। और अब उस बात की बड़ी पुख्ता एक तथ्यों के साथ एक खुलासा हुआ है कि ये रेल पलटाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, रेल पलटाने वाले लौंडे तैयार किए जा रहे थे, और वो मदरसों में हो रहा था। जरा मनी जी अब वो खबर दिखाइए, जो एक तरह से सबसे बड़ी खबर है आज की तारीख में, कि पूरे देश की रेल की पटरियों पर किस तरह से ये निर्दोष रेल यात्रियों को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे थे मदरसे में बैठे मौलाना। जरा उससे पहले देखते हैं कि कैसे जब रेल पटरी पर हुआ तो राहुल गांधी उन लोगों से कैसे मिले। ये वीडियो भी मुझे लगता है कि इसको भी देखा जाना चाहिए। कि देखिए, मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है। आप मतलब प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते, सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बात सुन ली। ये डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में? कितने हो इंडिया में? सर हमारा तो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। ये इन लोगों से मिलना, इनको प्रोवोक करना, उसी समय में हम लोगों ने इस पर भी एक वीडियो विश्लेषण किया था सर। ये खेल भी खतरनाक है। इसीलिए मुझे लगता है कि मदरसा वाले इशू से पहले इसको समझना जरूरी था कि कहां से ये चीजें, पॉइंट कहां से मिल रही है।
नहीं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मनीष जी, वायनाड कनेक्शन किस तरह से मुसलमानों के लिए पीछे पड़ा रहता है, मुस्लिम लीग को जाके अमेरिका में सेकुलर बताता है। तो ये जो साजिश थी, इसमें मदरसे के साथ साथ ये रेल कर्मचारियों को भी शामिल करने की कोशिश थी। ये तालमेल बनाकर बड़ी साजिश थी। को आप समझिए 334 तो 2023 तक, और उसके बाद करीब करीब 100 और मान लीजिए, यानी 400 से ज्यादा अगर ट्रेनें, इनके सारे प्रयास सफल हो जाते तो 400 ट्रेनें पलटती हिंदुस्तान के अंदर। सोच के मन कांप जाता है कि एक ट्रेन दुर्घटना में 200-250 आदमी मरता है, और ये 400 ट्रेनों को पलटाने का पूरा प्लान ये लोग बना चुके थे। तो कम से कम 70-80 हजार लोगों को ये मौत के घाट उतार देते इन 5 सालों के अंदर। और ये थी इनकी साजिश। और ये वो अब उसमें कुछ कहने सुनने को नहीं, बड़े खुलकर कहा जा सकता है कि दरअसल इसको जरा इस खबर को देखें आप। और कि मतलब ये जो अब सामने आ गया कि सब ट्रेनिंग मदरसे में दी जाती थी, तभी रेलवे पटरियों पर ये खेल होता था। हाँ, कि यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश का खुलासा, एनआईए और एटीएस को मिले सुराग, मदरसे में दी जा रही ट्रेनिंग कर रहे ब्रेन वॉश। बहुत खुलकर है कि झांसी और कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को मदरसों से जुड़े कनेक्शनों के सुराग मिले हैं। जांच में पता चला है कि कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। इस कड़ी में इन युवाओं का मदरसों से भी संबंध हो सकता है, और इसी कड़ी को जोड़ने के लिए जांच एजेंसियां विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। और इधर आइए, ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश। पिछले 3 महीने में झांसी और कानपुर के आसपास कई अहम ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की गई थी। इनमें साबरमती एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल थी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन पर भी पथराव किया गया था। इन घटनाओं की जांच एनआईए, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर कर रहे हैं। एनआईए टीम ने कई जगहों पर छापे मारे हैं, और जांच के सिलसिले में विदेशी फंडिंग के भी सुराग खंगाले जा रहे हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ लोग जो ऑनलाइन माध्यमों के जरिए दीनी तालीम देते थे, उन्होंने अपने वीडियो में युवाओं को ट्रेनें पटरी से उतारने के लिए उकसाया। इन वीडियो के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रवृत्त किया जा रहा था। जांच एजेंसियां अब इन वीडियो के निर्माताओं को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं। झांसी और कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश में स्थानीय कनेक्शन की संभावना जताई जा रही है। तो ये इनकी स्थिति थी कि सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम एक बार फिर इन स्थानों पर जांच के लिए आ सकती है। इस मामले में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो रहा है कि कट्टरपंथी ताकतों द्वारा युवाओं को भटकाने और देश विरोधी गतिविधियों में लाने के लिए ऑनलाइन और स्थानीय मदरसों का नेटवर्क काम कर रहा है। अब जांच एजेंसियां इन कनेक्शनों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। तो अब आप सोचिए मनीष जी कि इतनी बड़ी साजिश थी। और ये मदरसे को बताते हैं कि मदरसे को, तो मदरसों के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी निपट रहे हैं, वही एक तरीका है कि इनको बुलडोज कर देना चाहिए, जला देना चाहिए बुलडोजर इनके ऊपर। कोई मतलब नहीं, या तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे यूपी में कर रहे हैं, या असम में हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने तो सब बंद कर दिया दरसा मदरसा। ये बवाल की जड़ हमारे आसाम में अब रहेगी ही नहीं। और वही काम अब पूरे देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब इनका एक नहीं, इन मदरसों का अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो ये इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में इनका बड़ा पुराना कनेक्शन है मनीष जी। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये सामने आया है। मुझे तो पुराने किस्से याद है जो आज से 30-30 साल पुराने हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव मेहरबान हो गए थे। एक विदेशी आतंकवादी, उसका नाम अबू बकर था, वो गुयाना या जमैका का था, और हमारे यहाँ मदरसे में आके छुप गया था मनीष जी। बात चली तो आज बता दूं, ये आज से इनका काम नहीं, ये कब से, और ये मैं 94 की बात बता रहा हूँ, यानी आज से 30 साल पहले की। और वो आईबी, उसको राजधानी एक्सप्रेस में सीरियल बम विस्फोट हुए थे, उसके लिए उसको ढूंढ रही थी, और वो अबू बकर यहाँ छुपा हुआ था लखनऊ के मदरसे के अंदर। और ये दर्शक अभी जो मैं आगे बताऊंगा उससे आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा नहीं कि मदरसे को जानकारी नहीं थी कि ये आतंकवादी है। अब इसको समझिए कि वो मनीष जी, अहमद उमर शेख जो जिसके कंधार में ले जाके छोड़ा गया था मसूद अजहर के साथ, वो अहमद उमर शेख को एक एनकाउंटर करके पुलिस ने पकड़ा था। उसके साथ वाले आतंकवादी मर गए थे, वो जिंदा पकड़ में आया था। तो उस समय जो आतंकवादी मरा था खुर्शीद अहमद, वो भी मदरसे का छात्र था। वो मदरसे का छात्र था रायबरेली के। वो अली मियाँ जो यहाँ का बहुत बड़ा मौलाना है, उसका घर का वो मदरसा था, उसका घर था वहीं, वो मदरसा चलाता था, और उस मदरसे का वो छात्र था। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड निकला, और उसके बाद उसके जेब से जो टिकट निकला, तो आईबी को कुछ और सुराग मिले, तो पता चला कि अबू बकर यहाँ छुपा हुआ है। रात में 12-1 बजे
आईबी और यूपी पुलिस की टीम ने छापा मारा, अबू बकर को पकड़ लिया, जिसको वो कई सालों से ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके बाद रात भर पत्थर चले उस मदरसे के अंदर, वो जो नदुआ मदरसा है लखनऊ का, कि रात भर पथराव हुआ आईबी की टीम पर। किसी तरह वो जान बचाकर अबू बकर को लेके गए, और सवेरे होते ही वो मौलाना जो था अली मियां तो मर गया, वो मौलाना बैठ गया अनशन पे, हम आमरण अनशन करेंगे जब तक तुम अबू बकर को छोड़ोगे नहीं और इन पुलिस वालों को और आईबी के अधिकारियों को नौकरी से नहीं निकालोगे। तो आपको ताजुब होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस समय हुआ करता था मुलायम सिंह यादव, वो भरभरा के पहुंच गया, दोपहर में जाके बिल्कुल नतमस्तक हो गया। और उसने वो जो टीम ने, वो एक जो आईबी के साथ जो टीम गई थी उसकी तो बात छोड़ दीजिए, उसने पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था। खासकर वो कोई दुबे जी थे कि उनके साथ सबको सस्पेंड किया, लेकिन आईबी तो उसके अंडर में थी नहीं, यूपी की चीफ वो तो केंद्र की होती है। तो मौलाना ने कहा कि मैं इससे नहीं मानूंगा, तुम पहले अबू बकर को छोड़ो और आईबी के उन अधिकारियों को सस्पेंड करो। तो उस मौलाना की मनौती करने के लिए ये कांग्रेस का जो रेल मंत्री था जाफर शरीफ और राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री, वो स्पेशल प्लेन से लखनऊ आए और वो भी आकर मौलाना के चरणों में लौट गए, और अबू बकर को आईबी को छोड़ना पड़ा। ये मैं क्योंकि मदरसों की बात चल रही है, मदरसों कुकर्म की बात चल रही, तो आज जिक्र कर रहा हूं कि अबू बकर को आईबी को छोड़ना पड़ा, जिसको वो कई साल से ढूंढ रही थी। राजधानी एक्सप्रेस के सीरियल बम विस्फोट के लिए कितना खतरनाक आतंकवादी था आप समझ सकते हैं। और उस 1994 या 5 में उसको वो 94 में इसको छोड़ना पड़ा, और लेकिन तब से लेकर अब तक आईबी को फिर दोबारा अबू बकर नहीं मिला। यानी उनके हाथ से आया कैच, वो निकल गया, वो कहाँ गया, भाग गया, अपने देश भाग गया, कहाँ से पता ही नहीं चला उसका। तो अगर वो छात्र था तो आगे नदुआ में पढ़ता, वो अगर वो छात्र था तो नदुआ में आगे पढ़ता, लेकिन वो आईबी ने छोड़ा, उसके बाद वो गायब होगा, फिर वो कभी आईबी को हाथ से चढ़ा ही नहीं। और उसके और जाफर शरीफ और राजेश पायलट ने कहा कि हम इनको भी निकालेंगे, आईबी के अफसरों को भी निकालेंगे। खैर उनकी औकात नहीं थी, मौलाना को बहाना चाहिए था, मौलाना ने अपना अनशन तोड़ा। तो ये इन मदरसों का ये इतिहास रहा है। ये मदरसे कहीं कोई बड़े सकारात्मक काम में, कोई बड़े देश बढ़ाने काम में, या कहीं इनके छात्र जाके फौज बॉर्डर पर लड़ने लगे, ये काम नहीं किया। आतंकवादियों की मदद के लिए इनका एक बड़ा बदनाम चरित्र रहा है। और अभी जो यूपी के अंदर अभियान चल रहा है एटीएस और एनआईए का, इस पर तो मनीष जी, जो हमारे यहाँ 7 जिले हैं जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां पे इंडो नेपाल पुलिस है, बकायदे यूपी पुलिस के अंग है वो, कि वहां कम से कम उसने जो चिन्हित किए 5000 मगर ऐसे मदरसे चिन्हित किए कि जो रजिस्टर्ड है थे ही नहीं, और बकायदे उनको पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, कहाँ से उनको पैसा आ रहा था करोड़ों में। तो वो हंटर यहाँ चला चुके हैं योगी बाबा। अब वो सब मदरसे बंद है, लेकिन इन मदरसों की असलियत, इनका चरित्र आज एक बार फिर खुलकर सामने आया है, और उसके लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अन्यथा ये जरा सोचिए कि अगर इनकी साजिश सफल हो जाती तो कितनी बड़ी खून की होली पूरे देश में खेलने को तैयारी कर रहे हैं ये। सोचिए, इस पर ऐसा विक्टिम कार्ड होता है, ये अदालत तक चले जाते हैं कि मदरसा बंद किया जा रहा है, ये धार्मिक शिक्षा है, हमारा ये अधिकार है, मतलब उसकी आड़ में देश के खिलाफ ऐसी साजिश। लेकिन इतने बड़े खुलासे के बाद और एनआईए और एटीएस कह रही हैं, आप देखिएगा कल संसद चलेगी, लेकिन संसद में न तो अखिलेश यादव इस पर एक शब्द बोलेगा, ना इस पर राहुल गांधी एक शब्द बोलेगा, ना वो प्रियंका गांधी एक शब्द बोलेगी। और अगर ये बोलेंगे तो ये एनआईए को गाली देंगे, ये एटीएस को गाली देंगे, ये आईबी को गाली देंगे, ये बताएंगे कि सरकार के इशारे पर नाचते हैं ये खुलकर उन आतंक परस्तों का खुलकर समर्थन करेंगे, खुलकर उनका बचाव करेंगे। तो भगवान जाने क्या कहूँ, देश के साथ ये क्या कैसा घात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आजाद भारत में बहुत शॉकिंग है। सोचिए कि मदरसों में देश को एक तरह से रेलवे पटरी पर पलटाने का मतलब क्या है कि आप एक देश भर में इतनी इसमें लोग मरेंगे। एक डिब्बे में साबरमती एक्सप्रेस में आपने 59 लोगों को मार दिया। यदि इस तरह से देश भर में 10 जगह यदि क्योंकि प्रयास इन्होंने दर्जनों किए, ये बदला हुआ दौर है, ये नहीं हो पाया। वरना आज से 10 साल पहले यदि साजिश होती तो हजारों हजार की संख्या में लोग मरते। 334 तो रेल मंत्री ने बकायदे सदन के अंदर स्वीकार लिए हैं, जरा गौर करिए। तो और उसके बाद 100 के करीब तो हम लोगों ने देखे किस तरह। अभी तो चुनाव के बाद तो जड़ी लग गई थी कि कैसे वो कोशिश कर रहे थे,
तो सोच लीजिए कि अगर एक 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 दुर्घटना में 100 लोगों की भी मौत होती तो 400 का मतलब 40,000 बनी थी। 40,000 लोगों को मौत के घाट उतारने की तैयारी ये लोग कर चुके थे। और 40,000 मौतों का आप अंदाज लगाइए कितना भयंकर प्लान था, कैसा देश के अंदर हाहाकार होता। तो सरकार को तो कलंक होता ही होता, लेकिन इनका एक जो गजवाए हिंद वाला है उसकी तरफ एक बड़ा कदम होता। और ये मौलाना जो है, इनको क्या कहूँ, इनको उठा के उल्टा टांग देना चाहिए। फांसी, इनकी इनकी सजा सिर्फ फांसी के अलावा दूसरी हो नहीं सकती कि ये कितना बड़ा देश का घात कर रहे हैं। लेकिन असल में सरकार की भी मजबूरी है कि सरकार की मजबूरी सिर्फ ये है कि जितना विपक्ष है वो सब इन गद्दार मौलानाओं के साथ, इन हत्यारे मौलानाओं के साथ, इन देशघाती मौलानाओं के साथ सीना तान कर खड़ा होता है। क्योंकि हम आप उनको वोट देते हैं, उन लोगों को जो इन गद्दारों के साथ खड़े होते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसके आगे कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ता है, कुछ सरकार को कुछ अपने दूसरे तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो इन गद्दारों के साथ खड़े होते हैं वो उनसे बड़े गद्दार हैं, और उन बड़े गद्दारों को हम वोट देते हैं। तो जब वोट देते हैं तो अपनी मौत का निमंत्रण देते हैं। ये जब तक इस देश का आदमी ये नहीं समझेगा कि इन लोगों को हम जब वोट देंगे तो हम अपनी मौत को न्योता देंगे, तब तक मनीष जी ये समस्या बनी रहेगी। ये कैंसर की तरह पलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। और मोदी ऐसी कोई सरकार आई तो वो इससे आपका बचाव करती रहेगी, लेकिन इनका उन्मूलन नहीं कर पाएगी। क्योंकि किस तरह से नाचे हैं कल ये संसद के अंदर, परसों किस तरह से नाचे हैं ये सब लोगों ने देखा है। तो ये खुलकर इन गद्दारों के मौलानाओं के साथ ये खुलकर नाचते हैं, इन हत्यारोों का साथ देते हैं। तो उस जगह सरकार को फिर लचीला होना पड़ता है। क्या क्या करिएगा आप, आपको बचाने सरकार पूरा प्रबंध करती है, लेकिन इन जहर के पौधों को उखाड़ दिया जाए जड़ से, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो सरकार मोदी किस तरह से बैलेंस बना के कर रहे हैं ये वही अच्छे से जानते हैं। हाँ, यूपी के अंदर योगी बाबा जरूर जो है थोड़ा कुछ दूसरे मूड में हैं। और इसको इस रूप में भी समझा जाता है कि हम सांकेतिक रूप से समझते, सोचिए कि इस तरह की चीजों को लेकर के संसद में खुद करके कि मस्जिद कैसे के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है, सब कुछ जब चीख चीख कर सबूत आ रही है। कमाल की बात देखिए कि जिन खलिहरों की हम बात करते हैं वो इस भारत विरोधी एजेंडे को अपने यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं इस देश के अंदर, और उन्हें लाखों लाख लोग 24 घंटे में देखते हैं। तो ये कौन है? आप उनके कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत द्रोह का कैसे एजेंडा चल रहा है। तो ये रेल पटरी पर जो पत्थर रखे जा रहे हैं, ये एनआईए रिपोर्ट में जो सामने आया है, इसमें इन मदरसा के मौलानाओं के साथ भी ये खड़े हो जाएंगे और इससे इनके साथ विक्टिमाइज इन्हें करने लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एनआईए ने जो एक भयावह सबूत पेश किया है इस देश के सामने में, उस देश को गिरा कर रख दिया है। सबसे बड़ी भूमिका यह है कि देश इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। सरकार को जो करना हो तो कर रही है, और सरकार ही ने ये पता लगाकर निकाल कर आपको दिया है। लेकिन कि देश, सबसे पहले तो देश को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन हम जो है क्या कहें इसको, क्या हाँ, हम उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करते, और उसी का नतीजा है कि ये लोग फलते फूलते हैं। अन्यथा ये ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना हो, पार्टी बनाना हो, दलगत का राजनीति करना हो, संसद में जाना, विधानसभा में जाना, तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे लोगों को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं होना चाहिए। इनका मुंह नहीं दिखाने की इनकी हिम्मत बढ़नी चाहिए कि हम सड़क पर कैसे निकले, हम तो गद्दारों के साथ खड़े हैं, उनसे बड़े गद्दार हैं। लेकिन ये सीना तान कर उन गद्दारों का, उन हत्यारों का बचाव करते हैं संसद के अंदर। तो ये कमजोरी हमारी है और किसी की नहीं है। बिल्कुल, अब तो सर खुल करके चीजें सामने आ रही है।